सच में बाबा साहब और काशीराम जी के आदर्शों पे चलना है तो आपस में गठबंधन होना ही चाहिए। मायावती जी तो जान हथेली पे रख के ही यहाँ तक पहुंची है ना काशीराम जी के साथ। उन्होंने कब आंदोलन, ऐसा कोई समय नहीं किया जब उन्होंने आंदोलन ना किया हो। इससे ज्यादा अगर मायावती जी यूपी में अगर प्रधानमंत्री बनती है तो ये सरकार भी पूरी समय तक मोदी जी की चल नहीं पाएगी, फिर ऐसा मेरा मानना है। बाबा साहब अम्बेडकर की भी जो फॉलोअर्स हैं वो अच्छे लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे और आरएसएस जो मनुवाद को रिप्रेजेंट करती है वो अपनी तरफ खींचेंगे। ये खींचतान तो चलती रहेगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर यानी कि मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ा ऐलान किया। बताया जा रहा है कि लखनऊ में होने वाला है ये पूरा कार्यक्रम, जिसमें तकरीबन 5 लाख से भी अधिक युवा और मुख्य तौर पर बहुजन समाज के लोग जुटने वाले हैं। जिसके बाद एक और बड़ा ऐलान किया गया है। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोगों ने यात्रा निकाली बिहार में, ठीक उसी प्रकार से अब बीएसपी भी निकालने वाली है। अब अटकलें भी तेज हो चली हैं कि क्या आने वाले भविष्य में एएसपी प्लस बीएसपी दोनों गठबंधन करेंगे। इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी से हम सीधे बातचीत करेंगे। मेरा आपसे बातचीत करने का मुद्दा भी यही था कि हम जब भी बहुजन समाज पार्टी की चर्चाएं करते हैं तब हमारा ये होता है कि वो सड़क पे दिखाई नहीं देती है और या वो सड़कों पे आंदोलन नहीं करते, लेकिन इस ऐलान के बाद आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो जनता की और खास तौर पे शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स की, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं मैं, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम्स और जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी खास तौर पे खास चॉइस, पहली चॉइस बसपा ही थी। यानी कि कोई भी जो ऐसी पार्टी है जो काशीराम जी की बात पे और बाबा साहब की बात पे 100% रिजर्वेशन, यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पे कम से कम ये वर्ग, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और अति पिछड़ा वर्ग, ये तो एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहेगा बसपा पार्टी के साथ, ऐसा मुझे लगता है। ये तो बसपा की खुद की ही ये बात कही जाए, उनकी पॉलिसी कहा जाए, या अगर मेरी बात सुनी जाए तो मिश्रा जी कहा जाए, मगर मिश्रा जी तो हमारी कहने की बात है और जमीन पे तो सभी लोग यही बोलते हैं मिश्रा जी आज हट जाएं तो मायावती जी को सीएम बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। 2 चीजें रोक सकती हैं, एक मिश्रा जी और एक मायावती जी खुद ही कहती हैं मशीनें। मतपत्र, मायावती जी ने खुद कहा है कि जब मतपत्र से चुनाव होंगे बसपा के अच्छे दिन तभी आएंगे। और दूसरा, वो जनता की डिमांड पे मायावती जी को सुनना चाहिए कि ये सतीश कुमार मिश्रा जी को अपने 1000 किलोमीटर तक भी आसपास भी ना आने दें। ये 2 चीजें हो जाएं तो मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने से मेरे ख्याल में तो कोई नहीं रोक पाएगा। मुख्यमंत्री तो वो रही भी हैं, या पीएम की बात नहीं, अभी तो यूपी के चुनाव हो रहे हैं ना 2027। और अगर उससे पहले नहीं, उसके लिए थोड़ा आगे भी करना पड़ेगा। अगर पीएम बनने से भी कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए थोड़ा सतीश वर्मा जी के खिलाफ कोई मजबूत एक्शन भी लेना पड़ेगा। लेकिन वो तो सलाहकार हैं, वो तो बताते हैं कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्या क्या रणनीतियां करनी है। तो मिश्रा जी से दिक्कत कैसे हो सकती है बीएसपी को? नहीं, सलाहकार नहीं, वो मुख्य सलाहकार है। जैसे जयराम रमेश साहब मुख्य सलाहकार हैं, जैसे केसी वेणुगोपाल साहब मुख्य सलाहकार हैं, तो मायावती जी जिस ताकत को रिप्रेजेंट करती हैं, जिस भावना को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही मजबूत सलाहकार चाहिए था। इसीलिए सतीश मिश्रा जी उनके पास हैं। उस ताकत को रोकने के लिए कोई बहुत ज्यादा ताकतवर सलाहकार चाहिए था, जिस भावना को मायावती जी रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसीलिए सतीश कुमार वर्मा जी मुख्य सलाहकार वहां पे हैं। तो ये मेरा पर्सनल मामला है। मगर अगर आंदोलन भी करेंगे, देखिए बसपा ने आंदोलन बंद कर दिया, इसीलिए तो दूसरे लोगों को मौका मिला, सड़क मिली ना खाली। अगर ए टीम है आंदोलन की, मायावती जी तो जान हथेली पे रख के ही यहाँ तक पहुंची है ना काशीराम जी के साथ। उन्होंने कब आंदोलन, ऐसा कोई समय नहीं किया जब उन्होंने आंदोलन ना किया हो। और ऐसा वैसा आंदोलन नहीं, बहुत मजबूती वाला आंदोलन ना किया, दिखावे वाला नहीं, एक्चुअल खतरे वाले आंदोलन किया उन्होंने। तो जो चीज अपनी नेचुरल जिसकी वो होती है ना कैरेक्टर, वो भूल जाता है तो वो उसको फिर नुकसान होता ही है।
वरना अगर ये है तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। लेकिन ये 9 तारीख को तो सिर्फ एक रैली हो रही है। रैली का दिन अच्छा चुना गया है, वो एक अलग बात है। लेकिन रैली के बाद बसपा अभी सड़कों पे आ जाए, अभी सबसे मजबूत पार्टी हो जाएगी। तो बिहार में आगाज कर भी रही है बसपा कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने पूरे ब्लॉक में ये किया है, सड़कों पर निकल के वोट अधिकार यात्रा के लिए, इस प्रकार हम भी करने वाले हैं। बिहार में मेरे ख्याल से अभी बिहार की जगह यूपी में, मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं तो उनकी तो सब लोग बहुत ज्यादा समझदार और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ कि यूपी में पूरा ध्यान कंसंट्रेट करना चाहिए मेरे ख्याल से बसपा को, और पंजाब में भी करना चाहिए। पर यूपी को प्रायोरिटी पे रख के अगर करेंगे, मायावती जी अगर 2027 के इलेक्शन में अगर सीएम बनती हैं तो अगला स्टेप तो फिर है ही पीएम का। और 27 से ज्यादा अगर मायावती जी यूपी में अगर प्रधानमंत्री बनती है तो ये सरकार भी पूरी समय तक मोदी जी की चल नहीं पाएगी, फिर ऐसा मेरा मानना है। सर, मेरा आपसे मुख्य तौर पर बात करने का पर्पस ये भी है कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, महमूद प्राचा हैं, लेकिन आप मूवमेंट को आगे लेकर जाते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान पर चर्चा करते हैं, बाबा साहब BR अम्बेडकर प्रतिमाओं से, फोटो से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि बीएसपी की क्या राजनीति, जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं एएसपी पे, उसे आप कितना सही देखते हैं और उसका क्या समीकरण है आपका? देखिए, समीकरण सीधी सीधी बात यह है कि अगर सड़क खाली होगी, अगर घर खाली होगा तो दूसरे लोग आके रहना शुरू करेंगे ना। अगर मैदान खाली होगा तो दूसरे लोग आएंगे ही, और वो बसपा जैसा ही कार्य करने के लिए आ रहे हैं। अगर बसपा ही वो कार्य कर रही होती तो किसी की जगह ही नहीं होती ना, क्योंकि वो कार्य वो खुद ही कर रहे होते। बसपा ने वो कार्य छोड़े तो इसीलिए, पर वो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो कार्य की वजह से होता है ना सब कुछ। अच्छा, एएसपी इसका सवाल मैं आपसे इसलिए भी ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जानते होंगे और जिन्हें नहीं पता है, मुख्य तौर पर आपने सांसद चंद्रशेखर आजाद का केस भी लड़ा है, चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, तो आपको बहुत सारी चीजें याद भी आ गई होंगी। तो अब मुझे, जब आपने उनसे मुलाकात की, जब बातचीत हुई आपकी, तो क्या लगता है कि वो जिस मूवमेंट को लेकर आगे जा रहे हैं, क्या वो सही है या अभी वो सांसद बनने के बाद उनकी दिशा भटक गई? देखिए, बात अब ऐसा सवाल है जिसका जवाब थोड़ा मैं झिझकता हूं देने के लिए, लेकिन अब अगर आपने पूछ ही लिया है तो मैं जनता के हवाले हूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पहली बात, चंद्रशेखर साहब ही नहीं, कोई भी व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेके या उनके लिए कोई आंदोलन करते हुए मेरे पास आएगा, मुझे अप्रोच करेगा, तो इसमें किसी को शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि मैं आंखें बंद करके उसके साथ दूं। लेकिन मैं थोड़ा आरएसएस का एक्सपर्ट हूं, तो मैं वही काम करूंगा जो आरएसएस को कमजोर करता हो, बीजेपी को कमजोर करता हो। और जब तक जो मेरी बात सुनता है तो अच्छा है, अच्छा काम होता है, नहीं तो वो भी तो एक बहुत बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत तो देश में आरएसएस ही है, तो वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है लोगों को। तो ये तो एक ऐसी चीज है जो निरंतर ऐसे ही रहेगी। बाबा साहब अंबेडकर की भी जो फॉलोअर्स हैं वो अच्छे लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे, और आरएसएस जो मनुवाद को रिप्रेजेंट करती है वो अपनी तरफ खींचेंगे। ये खींचतान तो चलती रहेगी, मगर जिस प्रकार से मैं ये नहीं कहूंगा बिना ज्यादा मेहनत किए चंद्रशेखर आजाद साहब को जनता ने प्यार दिया, उस हिसाब से क्या वो उस प्यार को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पा रहे हैं, ऐसा कम से कम मेरा ओपिनियन नहीं है। अभी उनको बहुत कुछ ज्यादा उनसे उम्मीदें थी, और वो भी आंदोलन की दिशा से अब काफी पीछे हट गए। अगर आप लोग देख रहे होंगे, उनकी भी शक्ति जो बसपा की शक्ति थी, आंदोलन आंदोलन आंदोलन, जितना आप आंदोलन से पीछे जाओगे उतना आप अंबेडकरवाद से दूर हटोगे, उतना आप अंबेडकरवाद से दूर हटोगे तो देश में तो वाद दो ही हैं, तीसरा तो कोई वाद है नहीं। अंबेडकरवाद से जितना दूर जाओगे आप मनुवाद की तरफ बढ़ोगे। तो ये तो नेचुरल सी बात है, ये तो जो करेगा वो करेगा। अब और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन का मतलब ये नहीं होता अगर कोई विषय पे कोई इशू उठाया है तो उसको उसके अंजाम तक ना पहुंचाया जाए, तो वो भी बहुत बड़ी गलत बात होती है। अगर एक केस उठाया, हाथरस का केस उठाया,
तो उसका अंजाम क्या हुआ, क्या उसका फॉलोअप किया या नहीं किया, क्या अपने लोगों को मझधार में छोड़ के किसी अगले विषय पे और फिर अगले से अगले विषय पे चले गए। ये भी ध्यान रखना चाहिए हमारे अम्बेडकरवादियों को, क्योंकि अम्बेडकरवादी जितने भी हैं वो सब लोग कमजोर हैं, दबे कुचले हैं, उनके साथ 85 तरह की प्रताड़नाएं होती हैं। बड़ी मुश्किल से अब, क्योंकि इतने बार धोखे हो चुके हैं, तो विश्वास किसी पे करते हैं। तो अब अगर कोई ऐसा काम होता है जिससे जनता के विश्वास पे, खासतौर पे अम्बेडकरवादियों के विश्वास को कोई ठेस पहुंचे, तो इसका हमारे नेताओं को ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, दोनों ही पार्टियां संविधान की बात करती हैं, मुद्दे सेम हैं, ऑडियंस सेम है, जनता संविधान की सभी बात कर रहे हैं। हाँ, अब तो सभी कर रहे हैं, अभी तो बीजेपी भी करती है। अब तो सभी कर रहे हैं, अभी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल लोग हैं उनमें और बात करने वालों में थोड़ा फर्क है। आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए तो मैं बताता हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि दोनों ही पार्टियों को आप मुख्य तौर पर देख रहे होंगे, तो आपको नहीं लगता कि वोट बैंक बट रहा है? अगर ये गठबंधन करें और मुद्दे सेम है, मतलब SC ST OBC के ही मुद्दे हैं, तो गठबंधन करके चीजें आसान हो जाएंगी? नहीं, बेशक हो जाएंगी। और अगर सच में बाबा साहब और काशीराम जी के आदर्शों पे चलना है तो आपस में गठबंधन होना ही चाहिए। गठबंधन क्या, आपस में एक ही रास्ता होना चाहिए। बिल्कुल। और वो एक ही रास्ता बाकायदा, जिसकी जितनी मतलब स्टेचर है, जिसके पास जितना सामर्थ्य है, उसके हिसाब से होना चाहिए। और जगह तो इतनी बड़ी है ना, जब पूरा देश पे ही राज ही हो जाएगा तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं, सबको उसके सामर्थ्य के हिसाब से एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। मगर फिर ये तो आप वो काम कह रहे हैं कि मतलब फिर RSS की तो आप दुकान ही बंद करा देना चाह रही है, मतलब रातों रात ही दुकान बंद करा देना चाह रही है। अगर अम्बेडकरवादी सारे इकट्ठे ही हो जाएंगे तो फिर नागपुर कहाँ जाएगा? आप पूरी RSS के लोगों को सीधा ही जेल भिजवाने के चक्कर में पड़ गई है, लगता है। ऐसा एकदम हो सकता है, लेकिन उसके लिए अम्बेडकरवादियों को एक जगह आना पड़ेगा। अच्छा, मुख्य मूवमेंट पे जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, कि अगर दोनों ही पार्टियां या जो भी पार्टियां संविधान की बात करती हैं और हितैषी दिखाती हैं, वो एकजुट हो जाएं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो एकजुट हो जाने के बाद भी मुद्दे सबके अलग अलग हो जाते हैं फिर, क्योंकि सबको फेम में बने रहना है? देखिए, सबको जिस दिन अम्बेडकरवाद को सच में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चुनाव जिताने का भी सबसे बड़ा फॉर्मूला है। अभी तो सिर्फ लोग जबान से बात कर रहे हैं, तब इतना फायदा हुआ है। बावजूद EVM के इतनी जो सीटें आएंगी ना, ये सिर्फ संविधान की किताब दिखाने से आई हैं। लेकिन ये एक बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, आपकी अच्छी अच्छी बातें। और मुझे यहाँ राहुल जी की तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है। उनकी जो पार्टी की एस्टेब्लिश्ड लाइन थी, उनकी जो सबसे बड़ी खासियत मैं मानता हूँ, एस्टेब्लिश्ड लाइन थी, एक बहुत मजबूत लकीर खींची हुई थी लोहे, मतलब पत्थर के ऊपर, उससे हट के वो रिजर्वेशन की बात करते हैं, उससे हट के वो बाबा साहब की बात करते हैं, जय भीम बोलते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ पार्टीज के लिए, वही करते हैं। और उसके बाद वो जो हम लोगों के साथ आंदोलन में लोग थे, जो लोग उनकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, उनको ज्वाइन भी कराते हैं और उनको अच्छी जगहें भी दे रहे हैं। अब डिपेंड उन लोगों पे करता है। मैं तो आपको ये फॉर्मूला है, बाबा साहब की तरफ जो जितना जाएगा RSS और BJP को, वो उतने ही आराम से हराने के काबिल होगा। अब ये जो लोग हमारे आंदोलन से निकल के गए हैं उधर, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस को अम्बेडकरवाद की तरफ कितना ला सकते हैं, या वो खुद कांग्रेस की तरफ कितना जा सकते हैं। दोनों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, इस बात को मानना पड़ेगा। राहुल जी ने इस बात को माना। अब सिर्फ जाके उस तरफ खींचे जाना, गांधी जी का ही नाम लिए जाना, तो फिर आप अम्बेडकरवाद से दूर जाके गांधी जी की तरफ जा रहे हैं। दोनों में विरोधाभास है। राहुल जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया। अम्बेडकर साहब की फोटो कांग्रेस के बड़े बड़े उसमें लंगना मंच इस बात की गारंटी है कि अम्बेडकरवाद की तरफ कदम उठाया है राहुल गांधी जी की कांग्रेस ने। अब हमारे लोगों की जिम्मेदारी है जो अंदर गए कि कितना बाबा साहब की तरफ लाएं, वो कांग्रेस को फायदा होगा। और अगर ओरिजिनल लोग ओरिजिनली पूरी तरीके से बाबा साहब को कस के पकड़ लेते हैं, और वो किताब पकड़ने से नहीं होगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दिल से करके होगा। देश की संपदाओं को
जनता तक, हर एक भारत के नागरिक तक पहुंचाने के लिए काम करें, तब होगा। और जो लोग गए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो तो मुख्यतः ईवीएम के आंदोलन की वजह से ही प्रोमिनेंस मिली है ना सबको। तो अगर वो मत पत्र को ही भूल जाएं, तो उनका अभी सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कि राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को और खड़गे जी को, जो स्लीपर सेल्स है कांग्रेस के अंदर, स्लीपर सेल्स को कमजोर करके मत पत्र के आंदोलन की तरफ लाएं। मायावती जी को भी यही है मेरी जो गुजारिश है कि मत पत्र का आंदोलन का ऐलान करें वो 9 तारीख को। देखें कि बसपा के अच्छे दिन आते हैं या नहीं आते हैं, अपने आप आ जाएंगे। उन्होंने खुद ही कहा है, मैं तो उनका फॉर्मूला दोहरा रहा हूं सिर्फ। जाहिर तौर पर इस बात का ऐलान तो सोशल मीडिया से भी सुप्रीमो मायावती के एक्स हैंडल से मिली थी जानकारी कि अगर ईवीएम से हटकर जो है बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाए तो हमारी सत्ता वापसी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी का सीधे तौर पर कहना है कि 9 अक्टूबर को जो आगाज हो रहा है, दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन आंदोलन की शुरुआत इतने देर से नहीं, शुरू से ही कर देनी चाहिए। और अगर मुख्य तौर पर सीएम बनने की तैयारी है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तो रणनीतियां अभी से बनानी पड़ेंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।